अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो बात करेंगे जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब को लेकर, तो उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये पढ़ा है, पहली बात तो आप ये समझें कि जनरल फैज़ हमीद पर बगावत का इल्ज़ाम नहीं लगा है, म्यूटनी का नहीं लगा है। अगर उन पर म्यूटनी का इल्ज़ाम नहीं है, तो मुझे लगता है उनको सज़ाए मौत भी नहीं होगी। उन पर ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी का है, उन पर एहतजाज कोऑर्डिनेट करने का है, उनके ऊपर आर्मी एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी का इल्ज़ाम है, तो इसकी सज़ा उम्र कैद है। तो आज की प्रेस रिलीज से ये तो समझ हुआ कि उनके अंदर कोई फौज में बगावत का इल्जाम नहीं है, कोई मुल्क में बगावत करवाने का इल्जाम नहीं है, तो वो कोई बगावत के ज़ुमरे में नहीं आएँगे, तो फिर सज़ाए मौत के ज़ुमरे में नहीं आएँगे। वो उम्र कैद के ज़ुमरे में आएँगे, जिसमें ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी है, जिसमें मुल्क में मुख्तलिफ मौके पर प्रोटेस्ट अरेंज करना और उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। तो इन तमाम इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत तो नहीं होगी, उम्र कैद हो सकती है, लिहाज़ा इनसे तो आज लग रहा है कि उनकी जान बख्शी हो गई है। और जो कह रहे थे कि जी उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी, तो मुझे इस इन चार्जेज़ पर सज़ाए मौत नज़र नहीं आती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसमें एक प्री रिटायरमेंट है, एक जो है पोस्ट रिटायरमेंट है, दोनों किस्म के इल्ज़ामात हैं। एक तो मेरे ख़्याल है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती के वक़्त जो मार्च किया गया और जो एहतजाज किए गए, उनके वो भी इल्ज़ामात में शामिल हैं और 9 मई को जो कुछ हुआ वो भी इल्ज़ामात में शामिल है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये दोनों जो इल्ज़ामात हैं उन पर एक जो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती के वक़्त जो सब कुछ करवाया गया और आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जो मुल्क में फ़साद बर्पा किया गया, वो एक इल्ज़ाम है फयाज़ हमीद पर और 9 मई का इल्ज़ाम तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब जब हम ये कहेंगे कि उनके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम भी है और नवंबर का इल्ज़ाम भी है और मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने का, पॉलिटिकल एक्टिविटी का और मुल्क में प्रोटेस्ट अरेंज करने का और ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी करने का इल्ज़ामात हैं, तो ये सब जुराइम उन्होंने किन के साथ मिलके किए? मतलब ये जराइम उन्होंने कोई शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ मिलके तो नहीं किए, आसिफ जरदारी या बिलावल के साथ मिलकर नहीं किए, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर नहीं किए, एम के ये जराइम तो उन्होंने फिर इमरान खान के साथ मिलकर किए हैं ना। तो इसका मतलब उनके जो शरीके मुलजिम हैं या को अक्यूज्ड हैं इस सारे में, आज की प्रेस रिलीज से वो तो ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जनरल फैज हमीद के जराइम में बराबर के हिस्सेदार हैं और को अक्यूज्ड की शक्ल में बाहर आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो भी उन्होंने पीटीआई के लिए की हैं, इमरान खान के लिए की हैं, कोई बाकी किसी सियासी जमात के लिए तो नहीं की हैं। अगर उन्होंने कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट या अनरेस्ट पैदा किया है, वो भी पीटीआई के साथ मिलकर किया है, वो भी कोई दूसरी जमातों के साथ मिलकर नहीं किया है, इमरान खान के साथ मिलकर किया है। अगर उन्होंने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है और कुछ ऐसी मालूमात जो बतौर डीजीआई उनके पास थी वो उन्होंने पास ऑन की हैं, तो वो भी उन्होंने कोई पास ऑन जाके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी को तो नहीं किए हैं, इमरान खान को ही की हैं। और वो जो राज की बातें हैं या कहते हैं जी वीडियोज हैं या सब कुछ है, वो इमरान खान को ही दिया है। देखिए ना, जो प्रेस रिलीज में जराइम है, वो जराइम कोई जनरल फैज ने अकेले तो नहीं कर दिए हवा में, किसी के साथ मिलकर किए ना। तो मिलकर तो फिर इमरान खान के साथ किए हैं, कोई हवा में तो किए नहीं। तो फिर इसका मतलब है ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल है, इसके साथ शरीके मुल्ज़म इमरान खान होंगे और तहरीक इंसाफ होगी, तो तरीक़ेकार क्या होगा? क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस चार्जशीट के बाद भी आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कर सकेंगे, क्योंकि आप 9 मई के आम सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल आज तक नहीं कर सके, तो आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल इस फील्ड कोर्ट मार्शल में कैसे कर लेंगे? मुझे जो रास्ता नज़र आता है वो ये है कि इस फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में इमरान खान के ऊपर जितनी फर्द जुर्म है और उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो सब उस फैसले में मौजूद होंगे और ये फैसला जो कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को और वफाकी हुकूमत को कार्रवाई के लिए भेजा जाए।
तो ये एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट जो आर्मी का होगा, ये इमरान खान पर जो फर्द जुर्म और चार्जशीट होगी, उनके मुलव्वस होने के जो सबूत होंगे, उनके साथ वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉप सिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई करें एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जीएचक्यू को भेजा। बिल्कुल वैसे ही ये फील्ड कोर्ट मार्शल का जो जुडिशियल ऑर्डर होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा कि आपने हमें टॉप सिटी की इंक्वायरी के लिए कहा था, उस इंक्वायरी के नतीजे में हमने जनरल फैज हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल किया है, उस फील्ड कोर्ट मार्शल के नतीजे में ये शवाहिद सामने आए हैं जिनके बाकी मुल्जमान सिविलियन हैं, तो आप उनका ट्रायल करने का हुक्म जारी करें। ये कंटिन्यूएशन होगी उस ऑर्डर की जो फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का ऑर्डर हुआ था, उसी में ये पिटीशन दायर की जाएगी। मुझे लगता है कि जी आपने चूंकि जीएचक्यू को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑर्डर दिया था कि तहकीकात की जाए, तो हमने किए हैं, तो बाकियों के खिलाफ आप कर लें। सर ये जो खान साहब की तरफ तो हम आएंगे, ये जो आपने अभी कहा है कि जान बच गई है फैज हमीद साहब की, उनकी जान खुलासी हो गई है सजाए मौत से, तो यहाँ पर तो 9 मई के केसेस का भी जिक्र है, और खास तौर पर कि जब 4 नवंबर 2022 को खान साहब निकले थे कि जो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब है कि उनकी तैनाती को रुकवाया जा सके, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे सरमर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या ये दोनों जो टर्म्स हैं वो म्यूटिनिटी के ज़िम्रे में नहीं आती? नहीं, देखिए ना जी, प्रेस रिलीज में लफ्ज म्यूटनी नहीं यूज किया गया, आप समझें, आप पढ़ लें, इसमें म्यूटनी नहीं है, अनरेस्ट पैदा करना है, प्रोटेस्ट करवाना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होना है, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, लेकिन म्यूटनी नहीं है। लेकिन अब या तो वो कहते हैं कि ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ म्यूटनी, और फौज में बगावत कराने का और मुल्क में बगावत कराने का मुल्जम है। वो फौज में बगावत, देखें, फौज ने ये नहीं साबित किया कि वो फौज में बगावत करा रहा था। फौज ये कह रही है कि वो सिविलियन एक्टिविटीज ऐसी में मुलव्वस था जिससे वो एहतजाज करा रहा था, तशद्दुद एहतजाज करा रहा था और फौज के खिलाफ मुजाहरे करा रहा था। फौज ये नहीं मान रही कि वो फौज के अंदर बगावत करा रहा था और उसकी कोई फौज के अंदर लॉबी मौजूद थी जो उसके साथ मिलकर फौज के अंदर म्यूटनी बगावत कर रही थी। देखिए ना, म्यूटनी तो फिर फौज के अंदर होगी ना, बगावत होगी, बाहर तो नहीं होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में उनके ऊपर फौज के अंदर बगावत करने का, करवाने का कोई इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर बाहर से सारी एक्टिविटीज करने का इल्जाम है। सर खान साहब को लेकर सिक्योरिटी जराये तो ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर ये जो मामला है इसमें बुनियादी कल्प्रिट तो खान साहब है, और जो फैज साहब है असल में खान साहब को पकड़ने के लिए ये सारा जो है ना चीज क्रिएट की जा रही है, और कोई बड़ा केस उन पर चलाया जाएगा जिसमें वो बुनियादी कल्प्रिट है, जिस तरह नौमी का जिक्र आया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बहाना तो नहीं है। देखिए, फैज और इमरान खान का गठजोड़ तो अपनी जगह मौजूद था ना। आप क्या कह सकते हैं कि फैज और इमरान का गठजोड़ नहीं था? क्या फैज साहब रिटायरमेंट के, देखिए ना, क्या जेल में इमरान खान फैज हमीद से राब्ते में नहीं थे? क्या वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए, मतलब आप देखें, जो पंजाब के आईजी सलीम बेग साहब को पकड़ा गया और उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे फैज हमीद साहब ने एक दफा कहा था कि मैं जेल में इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा दे दें। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा कि इनका पैगाम इमरान खान को दे दें। उसके बाद वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इमरान फैज हमीद डायरेक्ट हो गए, और फैज हमीद और इमरान खान का फिर वो कहते हैं मोबाइल भी हो गया, फोन भी हो गया, और फैज हमीद जेल में भी इमरान खान के साथ राब्ते में थे। तो जो जेल में राब्ते में था वो जेल के बाहर नहीं राब्ते में था जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए। जो जमान पार्क को रेड लाइन बनाया जा रहा था, जो वहां बाहर लोग खड़े थे और जब पुलिस की गाड़ियों को जो पेट्रोल पंप बनाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, वो सब कुछ भी तो हो रहा था ना, कि वो नहीं हो रहा था? वो सब कुछ भी तो अनरेस्ट था ना। तो उसके पीछे भी फैज हमीद साहब थे, वो डिजाइन भी उनका था कि इमरान खान को लार्जर देन लाइफ और इकोनॉमी इतना बड़ा सा बना दो कि ना उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ना पकड़ा जा सकता है, और वो रोज फौज को गालियां भी निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल में वो सब कुछ इसमें शामिल है। सर चार्जशीट तो अब हमने देख ली है, मुआयना हो गया है, आपने उस पर तज्जिया भी कर दिया है। हम देखते हैं कि जब चार्जशीट आ जाती है तो फिर फैसला तो हो जाता है ना, तो अब अगला प्रोसेस क्या होगा, क्या लगता है आपको कि फैसला कब तक हो सकता है? क्या थोड़ा टाइम लगेगा या फास्ट अप ये प्रोसेस जो है वो उसको रैप अप किया जाएगा?
देखिए, आप फील्ड कोर्ट मार्शल का तरीकाकार समझें। फील्ड कोर्ट मार्शल में फर्द जुर्म या चार्ज फ्रेम एविडेंस के बाद होता है। जो सिविलियन ट्रायल है उसमें फर्द जुर्म एविडेंस से पहले लगती है। फील्ड कोर्ट मार्शल में फर्द जुर्म एविडेंस के बाद लगती है। इसका मतलब है शहादतें रिकॉर्ड हो गई हैं, गवाहों पे जिरा हो गई है, उसके बाद चार्जेस फ्रेम हुए हैं कि ये एविडेंस सामने आ गई है, इस एविडेंस की रोशनी में ये चार्ज बनता है। देखिए ना, जो सिविलियन ट्रायल होता है उसमें तो एफआईआर की निस्बत पे आप चार्ज फ्रेम कर देते हैं और जो मुल्जिम है वो नॉट गिल्टी प्लीड करके फिर चाहते शुरू हो जाती हैं। आप समझे। मिलिट्री ट्रायल में ऐसे नहीं होता। मिलिट्री ट्रायल में पहले शहादतें होती हैं, जो एविडेंस है वो आई जाती है, एविडेंस मुल्जिम को दिखाई जाती है, मुल्जिम उस एविडेंस पे अपने वकील के जरिए जिरा करने का या काउंटर एविडेंस पेश करने का राइट रखता है। जब दोनों तरफ की एविडेंस आ जाती है, प्रोसिक्यूशन की भी और मुल्जिम की भी, तो उसके नतीजे में फिर जो जुर्म सामने आता है उस पर चार्ज फ्रेम होता है। लिहाजा आप ये समझें कि जो सिविलियन ट्रायल है उसमें चार्ज फ्रेम होने का मतलब है मुकदमा शुरू हुआ। फील्ड कोर्ट मार्शल में चार्ज फ्रेम होने का मतलब है मुकदमा अपने आखिरी मनाजिल में पहुंच गया। अब बस वकला ने बहस करनी है और अब आर्गुमेंट से आपको एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी और उसके बाद सजा हो जानी। सर बात वही कि खान साहब को लेकर इस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? क्या कोई बहुत बड़ा केस होने वाला है? फिर ज़ाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, अब इसके बाद क्या 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता खुलेगा कि इस फैसले के बाद, चूंकि आपने जो को अक्यूज्ड है उसका भी मिलिट्री ट्रायल कराना है, तो आप इमरान खान को फौजी अदालत में भेजने के लिए कानून साजी करेंगे या आईनी तरमीम करेंगे या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाएगा। आपको याद है परवेज मुशर्रफ के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनी थी और गवर्नमेंट को इमरान खान के खिलाफ कोई सीरियस रेफरेंस लेके आए कि जी इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, जैसे परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 की स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी फैसल अरब और उसके ऊपर। तो अब ये आगे देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट जैक ब्रांच और गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट ये जो फैसला आता है फैज हमीद का, उसके बाद आगे रास्ता क्या निकालते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 तिहाई भी मौजूद है। गवर्नमेंट चाहेगी तो 27वीं तरमीम भी पास करा लेगी और गवर्नमेंट चाहेगी तो कानून साजी भी कर सकती है और अब आईनी बेंच के जरिए इन मामलात को भी हैंडल किया जा सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब इमरान खान के हाथ में कोई रंग का यक्का नहीं है कि अदलिया उसको बचा लेगी या अदलिया से वो बच जाएगा या वहां पे ईमानदार जजेस मौजूद हैं, वहां फुल कोर्ट बन जाएगा तो वो बच जाएगा। तो अब ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने एक अदलिया का किला था वो गिर चुका है। अब वो किला जो है वो इमरान खान को मैसर नहीं है अपने बचाव के लिए। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट देखेगी कि कौन से कानूनी ऑप्शन ज्यादा उसके लिए वायबल है और किस रास्ते से इमरान खान का इसके ऊपर ट्रायल हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो जराइम उनके ऊपर फैज हमीद के ट्रायल में सामने आए हैं उनका इमरान खान का ट्रायल जरूर होगा और उसमें इमरान खान को सजा जरूर होगी। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो 9 मई पर या नवंबर 2022 पर या और मुजाहरों पर फैज हमीद को तो सजा हो जाए और इमरान खान जो को अक्यूज्ड है उसको सजा ना हो। मतलब जिन्हें मुजाहरे कराए ने उन्होंने सजा नहीं होगी तो फैज हमीद नु हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तो दोनों को सजा होगी या अपील में जाके फैज हमीद साहब भी बरी हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान की सजा जो है वो फैज हमीद की सजा को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होगी। इसलिए ये वो सजा बरकरार देनी भी पड़ेगी और बरकरार भी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर खान साहब ने हमने देखा कि जो अब 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल, फिर उसके बाद 13 दिसंबर का भी हमने देखा है कि वो वहां पर जलसा किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब फैसला आया है, तो क्या ये इसलिए फैसला जल्दी आया है कि एक तरफ जो खान साहब ने पहले कॉल दिया, फैसला आ गया तो और ऊपर से मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, तो ये पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने के लिए तमाम चीज़ें की गई हैं या इसके पीछे बात कोई और है? अंदर की बात क्या है? मैं नहीं समझता कि देखिए, ये आप 2 डिफरेंट बातें समझें। एक पीटीआई का मेज़ पर आना है तो सारी पीटीआई मेज़ पर मौजूद है और कॉम्प्रोमाइज़्ड है। सवाल तो इमरान खान का था ना। उसने फाइनल कॉल भी दे दी, सिविल नाफरमानी भी दे दी, सब कुछ कर लिया। तो इमरान खान के साथ कोई मेज़ पर बैठेगा तो मैं नहीं समझता कोई इमरान खान के साथ मेज़ पर बैठेगा। हाँ, तहरीक इंसाफ के साथ डे टू डे रिलेशनशिप में सब मेज़ पर बैठ सकते हैं।
वो सब कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं, गंडापुर भी है, बैरिस्टर गौहर भी हैं, सब बाकी सब भी हैं। आप देख ही रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी सिविल नाफरमानी भी ना करें। फाइनल कॉल की मुखालफत भी अपनी जगह मौजूद थी। तो वो सब कुछ तो अपनी जगह होगा। तहरीक-ए-इंसाफ का टेबल पे बैठना मसला नहीं है, मसला ये है कि क्या कोई बंदा इमरान खान के साथ टेबल पे बैठेगा? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के साथ किसी भी अब स्टेट टेबल पर बैठने के लिए तैयार होगी। क्योंकि ये खेल का वो मरहला है जहाँ पे इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है देने को। अब उसको उसको अपनी जान बख्शी और अपने लिए चाहिए जबकि उसके हाथ में कोई कार्ड नहीं है। वो ये काम 8 फरवरी के बाद कर सकता था, वो ये काम तमाम एहतजाजी सियासत से पहले कर सकता था, वो ये काम संजानी में बैठ के कर सकता था। लेकिन अब फौज ने आग के दरिया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने 26 नवंबर के भी अबूर कर लिए हैं, पहले भी अबूर कर लिए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपने डीएचएस का आपने फौजी मसनूआत के बाइकाट भी करा लिए हैं, आपने सब कुछ करा लिया है। तो अब क्या है इमरान खान के पास जो वो टेबल पर बैठ के कहेगा कि अच्छा मैं ये देता हूँ, मुझे ये दे दें। ही हैज़ नथिंग टू सेल नाउ। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी फिर प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।